अच्छा, लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड होगी थी। यस मैम। हम्म, अच्छा, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? मैक्सिमम टॉर्क कैसे जनरेट होता है? जब 90 डिग्रीज पे लगे एंगल 90 का हो। एंगल 90 का हो बिटवीन विच क्वांटिटी? एफ आर। एफ और आर, फोर्स मैडम का एंड और फोर्स। फोर्स का और मोमेंटम, मोमेंट आर्म का। ऐसे ही कहा था। यस। ठीक है। और आपके पास टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होगा? जब इन दोनों का एंगल क्या होगा? जीरो होगा या 0। 180 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा जी। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम शायद एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके पास जो टॉर्क है, ठीक है, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? मोमेंट ऑफ आर्म का और फोर्स का। ठीक है। जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना होता है तो आपके पास क्या आता है? आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और साथ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ऐसे ही बताया था। यस मैम। ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसको अकॉर्डिंग टू वेक्टर नोटेशन ओपन कर लिया। ठीक है। अब नीचे उन्होंने इसका एसआई यूनिट जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है। एसआई यूनिट उन्होंने इन टॉर्क का लिखा हुआ है न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर कैसे हुआ है? फोर्स के लिए न्यूटन और मोमेंट आर्म के लिए एम। फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं और और मोमेंट ऑफ मोमेंट आर्म आर्म के के लिए लिए जो है ना हम मीटर यूज करेंगे। लेंथ के क्योंकि लिए मोमेंट ऑफ आर्म बेसिकली आपके पास क्या है? लेंथ ही है ना। लेंथ तो है। लेंथ के लिए जो है हम यूनिट कौन सा यूज करते हैं? हम मीटर यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो पी पॉइंट है ना, ये आपका पिवट पॉइंट है। ठीक है। जहां से आप क्या करते हो? आप टॉर्क जो है ना वो अप्लाई करते हो। अच्छा, मैंने इनवर्स और डायरेक्ट का बताया हुआ है ना आप लोगों को। यस मैम। ठीक है। अब ये जो आपके पास टॉर्क की इक्वेशन है ना, ठीक है, इसमें आप देखो कि आपके पास आर एफ है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। ये इनवर्स इनवर्स रिलेशन प्रोपोर्शन। है। इनवर्स क्यों है? अगर मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो कम होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो ज्यादा है तो आपको फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी। ऐसे ही है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम जो है वो देते हैं, एक आपके पास डोर की है। ठीक है, डोर है। अब यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, ये इंडिकेट करी है कि ये आपके साथ, ये वॉल के साथ जो है ना वो अटैच्ड है। ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ आर्म को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल बता रही हूँ। एक आपके पास पॉइंट वन ये है। ठीक है। एक आपके पास पॉइंट टू ये है। अच्छा, आप मुझे बताओ कहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी डोर ओपन करने के लिए? 1.2। पॉइंट वन पे। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ आर्म कम है। ठीक है। मोमेंट ऑफ आर्म की लेंथ कम है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट पे आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं? फोर्स कम लगेगी फोर्स कम सेकंड लगेगी ना, पॉइंट पे। क्योंकि मोमेंट ऑफ आर्म इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो जितना मोमेंट ऑफ आर्म आपका इंक्रीज करता जाएगा उतनी आपकी फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और जितना मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो डिक्रीज होता जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टॉर्क जनरेट करने के लिए। ये बात समझ आ रही? जी। ठीक है। और ये जो हमारे पास साइन थीटा होता है ना, ये बेसिकली एंगल होता है इन दोनों का। आर और एस के दरमियान जो एंगल होता है ना, बेसिकली वो आपके पास जो है ना वो साइन ऑफ थीटा इसको रिप्रेजेंट कर होता है। ये तो पता है बात कि नहीं? यस मैम। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हम फर्स्ट डायग्राम आप देखो, ठीक है, तो मैं कहती हूँ लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना वो एंगल फाई है। ठीक है। तो अब मैं जो है वो इसको इस नोटेशन में कैसे लिखूंगी? यहाँ पे थीटा आएगा या फाई आएगा? समझ आया मेरा क्वेश्चन? बस रिपीट कर रहे हो। नो मैम। मैंने आपको ये कहा ना कि ये जो आपके पास थीटा एंगल होता है ना, ये आर और एफ के दरमियान में आपके पास आता है एंगल। ठीक है। तो जो आप आपके पास ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, इसमें एक आपके पास जो एंगल है वो थीटा है, और एक आपके पास एंगल जो है ना वो फाई है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर एफ साइन ऑफ फाई? थीटा प्लस फाई नहीं होगा? आर और एफ तो ये है आपके पास, ये है आपके पास आर और एफ। अच्छा। थीटा प्लस फाई तो आपके पास 180 के इक्वल आ जाएगा।
मुझे लगता है ये समझ नहीं आया। चलिए इसको स्किप कर दें। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड जो है वो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एग्जांपल है, अ मैकेनिक होल्ड्स अ रेंच 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट। ये क्या चीज है? मैम सेंटर ऑफ नट मतलब नट का भी हमने सेंटर किया, यानी कि रेडियस जरा सा नट नट का। ये आपके पास जो है उसने कहा है कि रेंच है 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट, मतलब ये आपके पास मोमेंट ऑफ आर्म है। मोमेंट ऑफ आर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.3 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब आपके पास उसने कहा है हाउ लार्ज इज द टॉर्क अप्लाइड टू द नट इफ ही पुल्स एट राइट एंगल्स टू द रेंच विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू उसने कितनी दे दी है? उसने आपको 200 न्यूटन। 200 न्यूटन दे दी है, ठीक है। अब आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या होती है? वो होती है आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब इसको ओपन करें तो क्या आएगा आपके पास? आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब हमारे पास आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.3 दी हुई है। और फोर्स कितनी दी हुई है? 200। 200 दी हुई है। अच्छा, अब हमारे पास एंगल नहीं है, साइन ऑफ थीटा। एंगल कहाँ से आएगा? बताया हुआ है राइट एंगल। मैम राइट एंगल्स एंगल दिया होगा तो उसमें। 90 डिग्री उसने होता है। क्वेश्चन में आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी है कि आपके पास जो है ना वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल का क्या मतलब है? थीटा कितना हो जाएगा? 90। 90 90 डिग्री हो डिग्री जाएगा, ठीक है। और साइन 90 बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.3 को मल्टीप्लाई कर दें 200 के साथ, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया था, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 60। और यूनिट क्या लगाएंगे साथ? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे कहूँ कि आपने मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है, फिर क्या डिफरेंस आएगा? 180 हो जाएगा फिर एंगल। मैम तब भी 1 सेम ही रहेगा, क्योंकि 90 पे मैक्सिमम होता है। 90 180 नहीं होगा सेम एंगल आपके पास। सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आएगा ही तब जब आपके पास आर और एफ का जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अगर आप एंगल 180 करते हो या एंगल 0 करते हो तो टॉर्क आपके पास कितना आता है? 0 आता है। एंगल 0 का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंट ऑफ आर्म है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स है, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा 0 डिग्री। अगर मोमेंट ऑफ आर्म इस डायरेक्शन की है और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन की है तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। दोनों केसेस में टॉर्क कितना जनरेट होगा? 0, मिनिमम जनरेट होगा। टॉर्क आपके पास तब जनरेट होगा मैक्सिमम जब एंगल कितना होगा? 90 का होगा, या एंगल कितना होगा? 270 का होगा। बात समझ आ रही? जब वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तभी आपके पास जो है ना वो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। 270 पे साइन के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन वो भी आपके पास टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ आ गया? मैम 270 हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ना, 90 ही यूज़ करेंगे ना मोस्टली। 90 ही यूज करेंगे, क्योंकि 270 पे ना वो एक माइनस माइनस आ जाता है, ओके मैम। ठीक है। तो आपके पास जब वो मैक्सिमम टॉर्क कह रहे हैं या राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एंगल कितना है? 90 का एंगल है। उसके साथ आपने इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो है ना वो टॉर्क की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में कैसे टॉर्क जनरेट हो सकता है? कोई डेली लाइफ से एग्जांपल बताएं। मैम शोल्डर जॉइंट्स मोमेंट। रोटेशन। रोटेशन कैसे? किस चीज के अकॉर्डिंग? मैम नी जॉइंट या शोल्डर एल्बो जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और नी जॉइंट। नी जॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एंकल। वो एंकल एंक ठीक है, एंकल भी हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम शायद 2 कॉन्ट्रैक्शंस बताई थी, वो टॉर्क की एग्जांपल्स हो सकती हैं? आइसोटोनिक और आइसोमेरिक याद है कॉन्ट्रैक्शन?
यस मैम। यस यस मैम। वो बेसिकली आपके पास कब जनरेट होती है, जैसे कि अगर कोई आप में से एक्सरसाइज वगैरह करता है तो अगर आप डंबल पिक करते हो, ठीक है, तो आपके पास आइसोटोनिक भी होती है और आइसोमेरिक भी होती है। तो वो दोनों एग्जांपल्स आ सकती हैं टॉर्क की। बात समझ आ रही है? यस एक में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, एक में मसल जो है वो रिलैक्स कर देता है, ठीक है। और जो हमारे पास थाई की बोन से एक्शन जनरेट होता है, फ्लेक्शन का और एक्सटेंशन का, वो आ सकता है इसमें। वो टॉर्क की एग्जांपल हो सकती है। यस वो हो यस मैम। सकती है कि नहीं हो सकती? डर डर के जवाब दे रहे हैं आगे से। कोई बात नहीं, बोला करें। हो सकते हैं मैम। ठीक है, आपके पास आइसोटोनिक भी हो सकती है, आइसोमेरिक भी हो सकती है, फ्लेक्शन की भी हो सकती है और एक्सटेंशन की भी हो सकती है। ये एग्जांपल्स आपके पास जो है किसकी हैं? टॉर्क की हैं, ठीक है। और भी डेली लाइफ में आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या स्टडी करना है? आपने इंक्लाइन प्लेन स्टडी करना है। बेसिकली आपके पास सिंपल मशीन है, ठीक है। बेसिकली 6 टाइप्स होती हैं सिंपल मशीन्स की, ठीक है, जिसमें से एक टाइप जो है ना वो आपकी इंक्लाइन प्लेन है। आगे आपने पुली भी डिस्कस करनी है, व्हील और एक्सल भी डिस्कस करना है, लिवर्स भी डिस्कस करने हैं। ये ऑल जो है वो आपके पास क्या है? सिंपल मशीन्स है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन जो है वो बेसिकली, वैसे सिंपल मशीन्स होती क्या है? सिंपल मशीन्स क्या करती हैं? मैम जो हमारा वर्क को इजी बना दें वो उनको सिंपल मशीन्स कहते हैं। को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन्स कहते हैं। जो हमारी एफर्ट को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। हमारी एफर्ट कम है, जो भी मशीन्स जो है हमारी एफर्ट कम करवाती हैं, ह्यूमन एफर्ट जो है वो रिड्यूस कराती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको मशीन कहते हैं या सिंपल मशीन कहते हैं, ऐसे ही है। इसी तरह इंक्लाइन प्लेन आपके पास क्या है? सिंपल मशीन है। ये देखा हुआ है वैसे? यस देखा यस है। मैम। अच्छा, ये कहाँ पे होता है वैसे? कहाँ देखा हुआ? पार्ट्स में होता है। पार्क्स में होता है, और हॉस्पिटल्स में नहीं देखा कभी? मैम अभी तो सुन कार पार्किंग के बाद होता है। पार्किंग के बाहर होता है। हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा, फिर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाओ तो आप कार्ट मूव करवाते हो थ्रू स्टेयर्स तो नहीं ना करवाते हो, उन्होंने एक ट्रैक बनाया होता है इंक्लाइन प्लेन जी। की तरह का, उसके थ्रू आप मूव करवाते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंक्लाइन प्लेन क्या आपको हेल्प कर रहा है? आप हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो इजीली इंक्लाइन प्लेन के थ्रू जो है ना वो मूव करवा सकते हैं। इसको इजी एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये हो सकती है कि लेट्स सपोज आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपके पास है, ठीक है, आपने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना शिफ्ट करना है, ठीक है। ग्राउंड से आपने उसको हाइट पे शिफ्ट करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है ना वो स्टेयर्स चूज कर लो, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन यूज करो, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड यूज करना करोगे? इंक्लाइन प्लेन अगर उसके इंक्लाइन। व्हील्स इंक्लाइन, वगैरह होंगे तो। ठीक है, आप इंक्लाइन प्लेन यूज करोगे। आप स्टेयर्स क्यों यूज नहीं करोगे? एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड एफर्ट होती ज़्यादा लगेगी। उसमें आपकी एफर्ट लगेगी, ठीक है, उसमें आपकी एफर्ट लगेगी, ठीक है। आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना वो आपकी जो मोशन होगी वो डिसकंटिन्यूड होगी, ठीक है। जो फर्स्ट केस है इसमें आपके पास जो है ना एफर्ट भी ज्यादा लग रही है, टाइम भी लग रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो आपके पास डायग्राम है, ठीक है, जो इंक्लाइन प्लेन है, उसमें आप क्या करोगे? आपको एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़ेगी, और मशीन्स या सिंपल मशीन्स वही हैं आपके पास जो ह्यूमन एफर्ट को क्या करेंगी? कम करेंगी। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। यस मैकेनिकल एडवांटेज का पहले सुना होगा आप लोगों ने कभी? यस क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? यही जो ये जिस तरह ये इंक्लाइन प्लेन देता है मींस के इजी कर देता है काम को। इजी कर देता है काम को बेसिकली। अच्छा, आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज की जो इक्वेशन है वो आपके पास बेसिकली क्या होती है? लोड ओवर एफर्ट होती है, ठीक है। अब अगर किसी भी मशीन में कम एफर्ट लगाएंगे आप तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होने का मतलब यही है कि आपको उस चीज को मूव करवाने में फोर्स नहीं लगी, एफर्ट नहीं लगानी। ये बात समझ आ रही है? यस ठीक है। अगर आपको एफर्ट जो है वो ज्यादा लगानी पड़ रही है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है,
समझ आ रही है बात? तो बेसिकली एफर्ट जो है वो इनवर्स आती है किसके, मैकेनिकल एडवांटेज के। जितनी ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आपका उस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अभी इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन आपके पास, ठीक है, अ सिंपल मशीन दैट इज यूज्ड टू स्प्रेड आउट द फोर्स नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। By moving in small, gradual steps instead of all at once, it becomes easier to move objects up a certain height. ठीक है। आप इजीली इंक्लाइन प्लेन के थ्रू क्या कर सकते हो, एक जगह से हाइट पर आप ऑब्जेक्ट को है ना वो इजीली मूव करवा सकते हो। ठीक है। बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो कंस्ट्रक्शन है। इंक्लाइन प्लेन के थ्रू जो है ना वो आप ऑब्जेक्ट जो है वो बोथ साइड्स पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। आप उसको जो है ना अप और डाउन दोनों डायरेक्शंस पे मूव करवा सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें इस डायग्राम में, तो मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ ले जाने में ज्यादा एफर्ट लगेगी या इस तरफ ले जाने में ज्यादा एफर्ट लगेगी? राइट साइड पे ऊपर जाने ऊपर में लेके effort जाने लगेगी। में। अच्छा, ऊपर लेके जाने में एफर्ट ज्यादा क्यों लग रही है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी, फ्रिक्शन, क्योंकि पुश करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या उस करें, पे एक फोर्स तो लगेगी। उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है। आप जो कॉमन एग्जांपल आप देखते हो, जब आप स्टेयर्स जो है वो अप मूव करते हो तो आप जो है ना वो ज्यादा आपकी एफर्ट लगती है क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हो। ठीक है। लेकिन जब आप डाउन स्टेयर्स आते हो तो आप इजीली मूव करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पे ग्रेविटी भी क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो है इंक्लाइन प्लेन की, बेसिकली आपके पास क्या है, एक तो इस पर रैंप होता है। ठीक है। इसको आप स्लोप भी कह सकते हो। ठीक है, स्लोप, रैंप है। ठीक है। और एक आपके पास क्या है, हाइट है। ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन की भी बेसिकली आपके पास जो है ना वो टाइप्स होती हैं। एक हार्ड इंक्लाइन प्लेन होता है और एक आपके पास जो है ना वो हार्ड और इजी। ठीक है। जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हार्ड स्लोप एंड इजी स्लोप। दो तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है। वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। सही, ये भी वही आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, ये अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंक्लाइन प्लेन की। ये वैसे इस क्लास में आती है। इंक्लाइन प्लेन नजर आ रहा है आपको? ठीक है। फर्स्ट इमेज भी आपकी इंक्लाइन प्लेन की है। ठीक है। सेकंड इमेज स्लाइड हो सकती है वैसे? यस मैम। यस मैम। स्लाइड भी हो सकती है। ठीक है। स्लाइड भी हमने इंक्लाइन प्लेन बना लिया। थर्ड में, मैम वो भी हो सकती है। थर्ड में भी आपके पास जो है वो ये भी ये भी हो सकती है ना आपके पास। देखो, जी ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं ना, स्टेप्स तो नहीं है ना बीच में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जी इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों एग्जांपल्स हैं, इनमें से जो आपके पास एक है ना, जो सेकंड वाली इमेज है जो आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो हार्ड स्लोप है। ठीक है। और जो फर्स्ट और थर्ड है ना वो आपके पास इजी स्लोप है। ठीक है। डिफरेंस आप वैसे बता सकते हो, ये दोनों इजी क्यों है या हार्ड क्यों है? क्योंकि मैम वो थोड़ा सा अपवर्ड है, ज्यादा ज्यादा ऊपर है वो। उसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, गुड। सेकंड जो इमेज है उसमें आप देखो हाइट ज्यादा है, रैम्प शॉर्ट है। जो आपके पास फर्स्ट और थर्ड इमेज है उसमें आप देखो कि हाइट जो है वो कम है और रैंप की लेंथ जो है वो ज्यादा है। ठीक है। जी तो बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो हार्ड और इजी स्लोप में डिफरेंस है। ठीक है। Inclined planes are used when objects have to be moved up to height that is difficult to, ठीक है, ये वही बात आ गई आपके पास। Instead of trying to lift an object up high all at once, ये भी वही, ठीक है, आपके पास बात आ गई। This allows you to push the object slowly up a slope which is easier to do. Inclined planes also make it easier to go down the ramp. ठीक है। आप मूव अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हो। ठीक है। अब जो आपको मैंने हार्ड और इजी का बताया था ना, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है 14th स्लाइड में। अब आप ये देखो कि आपके पास उन्होंने हार्ड स्लोप को इंडिकेट किया हुआ है किसके साथ, हाई एंगल के साथ, और इजी स्लोप को किसके साथ इंडिकेट किया हुआ है, लो एंगल के साथ। ये एंगल कौन सा है वैसे बेसिकली आपके पास? ये फर्स्ट केस में जो है ना ये दोनों में राइट एंगल ही है। बेसिकली ना वो इस वाले एंगल की बात करें। दोनों इमेजेस में डिफरेंस पता लग रहा है आपको? जी यस मैम। अगर लेट्स सपोज ये यस। मुझे 30 तो नहीं लग रहा, लेकिन हम चलो इसको कह देते हैं 45।
45 कह दें, ठीक है 45 कह दें, 45 डिग्री है, और ये बेसिकली अगर आपके पास जो है ना वो 20 है 15 या 15, 20 ठीक है, जो भी अप्रोक्सीमेटली। अब आप ये देखो कि आपके पास एकदम जब एंगल इंक्रीज होगा ना, ठीक है, तो आपके पास स्लोप जो है ना वो हार्ड हो जाएगी। अब स्लोप हार्ड होने का क्या मतलब है कि आपके पास इसमें आपको एफर्ट जो है ना वो लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, तभी आप ऑब्जेक्ट को जो है ना वो मूव करवा सकोगे, ठीक है। अब जो सेकंड इमेज है इजी स्लोप वाली, उसमें आप ये देखो कि आपका एंगल जो है वो रिड्यूस्ड है, कम है, तो मतलब आपको जो है ना वो कम एफर्ट लगानी पड़ेगी। और दोनों में आप एक चीज ये भी नोट करो कि फर्स्ट केस में हाइट इंक्रीज्ड है एज कम्पेयर टू सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि इसमें हाइट जो है वो ज्यादा आ रही है और इसमें हाइट जो है वो हाफ है एज कम्पेयर टू, अगर ये आपके पास 20 है तो ये कितनी है, ये 10 है, ठीक है। और एक और चीज आप ये देखो कि आपके पास जो है वो रैंप की लेंथ कितनी है, अगर यहाँ पे रैंप जो है वो शार्प आ रहा है, लेट्स सपोज लेंथ यहाँ पे आ रही है 3 मीटर, कह लें लेट्स सपोज, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 6 मीटर। कंपैरिजन समझ आ रहा है ना यस। कि हार्ड स्लोप में क्या होगा, तीन चीजें होंगी, एक तो आपके पास एंगल जो है वो शार्प होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, हाइट इंक्रीज होगी और रैंप की लेंथ कम होगी, ठीक है। इजी स्लोप में एंगल कम होगा, रिड्यूस्ड होगा, हाइट भी रिड्यूस्ड होगी, और आपके पास जो रैंप है उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब इन दोनों में जी। से आपको ज्यादा एफर्ट किस पे लगानी पड़ेगी, हार्ड स्लोप पे आपको ज्यादा एफर्ट जो है ना वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कम है एज कंपेयर टू दिस सिस्टम, ठीक है, समझ आ रही है बात, जी। मुश्किल तो नहीं हो गया। नो मैम। हाँ मैं अच्छा, अब इन्होंने पीछे जो आपने अभी डायग्राम देखी ना उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। स्लोप कह रहे हैं द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन इज सेट अप एट, द ग्रेटर द स्लोप द मोर डिफिकल्ट इट इज टू यूज एन इंक्लाइंड प्लेन। आपकी स्लोप जितनी शार्प होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपको जो है ना डिफिकल्टी होगी इंक्लाइंड प्लेन को यूज करने में, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना ये इस पॉइंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रैम्प सेट एट लो एंगल क्रिएट्स एन इजी स्लोप टू मूव ऑब्जेक्ट्स अप, दिस इंक्रीजेस द मैकेनिकल एडवांटेज। उन्होंने कहा अगर आपके पास रैम्प की लेंथ ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, कि वो एंगल लो हो जाएगा जिसकी वजह से इजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स को मूव करना। एंगल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है ना वो एंगल कम है, रैम्प की लेंथ ज्यादा है, स्लोप जो है वो आपके पास इजी है, तो आप इजीली जो ऑब्जेक्ट्स को अप एंड डाउन मूव करा सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर गया, इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज याद रखें, जब आपने आगे लिवर्स भी स्टडी करने हैं ना तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज ही आपके पास किसी सिस्टम का या किसी मशीन का बताता है ये कितनी ह्यूमन एफर्ट इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जिनका मैकेनिकल एडवांटेज हाई होता है उसमें ह्यूमन एफर्ट इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। जिन सिस्टम्स का मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है उसमें आपको जो है ना वो ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। बात समझ आ रही है, जी। ठीक है, क्लियर है, यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल है, ठीक है। उस पे लेट्स सपोज आपके पास जो है ना वो लोड है, ठीक है, इसको लोड कह देते हैं, ये जो ब्लू से इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है इसको हम लोड मेंशन कर देते हैं। अब लोड पे आप देखो आपके पास जो है ना वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आपके पास नॉर्मल की फोर्स है और एक कौन सी फोर्स है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल की है और एक ग्रेविटी की। एक वेट है आप फोर्स ऑफ बेसिकली, ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ओके वेट ग्रेविटी है। या वेट है आपके पास, ठीक है। वेट का यही फॉर्मूला पड़ा है ना mg, ठीक है। जी। तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो दो फोर्सेस जो है ना वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको ये बताते हैं कि ये जो आपके पास लोड है ना ये इस डायरेक्शन में क्या करने लग गया है, एक्सेलरेट करने लग गया है, ठीक है, उसने इंडिकेट भी कर दिया इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ना इसके कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इस पे जो है ना वो एक्सेस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपके पास डॉटेड लाइन जो है ना बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है, ठीक प्राइम। है। अब बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जो आपके पास ये एम जी वेट है ना, ठीक है,
इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्प्लिट। इसका एक एक्स कंपोनेंट निकालते हैं और इसका एक वाई कंपोनेंट निकालते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इन्होंने इसको स्प्लिट क्यों किया? मैम क्योंकि ये क्योंकि ये स्क्वायर टाइप है। गलत ही बता दो, कुछ नहीं आ रहा मैम जहन में। क्योंकि मैम वो ये एक्स राउंड और वाई प्लेन में है, प्लेन में है। क्योंकि वो प्लेन में है, क्योंकि वो प्लेन में है। गुड, मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है वो जो भी वेक्टर प्लेन में होगा एक्स में भी डिस्टेंस कवर करेगा, वाई में भी डिस्टेंस कवर करेगा। चुप करके उसको आपने क्या कर देना, उसको आपने स्प्लिट कर देना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट डायग्राम में आप देखोगे इन्होंने mg को क्या किया है, स्प्लिट किया है। उसका एक एक्स कंपोनेंट निकाला है और एक उसका वाई कंपोनेंट निकाला है। आप प्लेन में से मुझे देख के बताओ क्या ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई में नहीं मूव करे? इसके दो कंपोनेंट्स नहीं निकलने चाहिए? यस मैम। ठीक है, तो यस आपके पास ये जो वेट वाली फोर्स है इसके जो है ना वो दो कंपोनेंट्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब जी यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो कंफ्यूज होना है, तो इसको जरा पॉइंट को ना ध्यान से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखो कि उन्होंने क्या किया हुआ है। हम तो स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस है, ये मेरे पास वाई। मुझे पता है अगर मैंने ये वेक्टर है इसको स्प्लिट करना है तो ये इसका ए एक्स बनेगा और ये इसका जो है ना वो ए वाई बनेगा, ऐसे ही है। जी लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऑपोजिट यस किया हुआ है, मैम। इन्होंने एक्स पे क्या किया हुआ है, साइन को ओपन किया हुआ है, और वाई पे इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉस ऑफ थीटा को किया। ये ऐसे क्यों किया है इन्होंने? समझ आ रही कुछ कि इन्होंने इस तरह क्यों किया? नो मैम। अब ये देखो, ये जो ये फर्स्ट डायग्राम है इसको देखो, जिसको मैं फॉर्मूला का कुछ नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कि जब मैंने ये वेक्टर ए बनाया है ना, इसका मैंने एंगल बनाया है किसके साथ, मैंने एक्स के साथ बनाया है। ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है ना। जी ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ किसमें, इसका एक ए एक्स बनेगा जिसको मैं क्या करूंगी, ए कॉस ऑफ थीटा, और एक इसका बनेगा ए वाई जिसको मैं कह दूंगी ए साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही है। अगर ये एंगल यहाँ बने ना, मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ, अगर ये एंगल यहाँ पे होता ना तो फिर आपके पास यहाँ क्या आना था, कॉस ऑफ थीटा आना था, और यहाँ क्या आना था, साइन ऑफ थीटा आना था। बात समझ आ रही है? लेकिन यस अब देखो इस एंगल क्यों किसके साथ ऐसा? बन रहा है, क्या पूछा है? मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वैसे डायग्राम बता एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने, mg को अब हमने क्या किया, हमने स्प्लिट किया है साइन और कॉस में। यहाँ तक बात क्लियर है? जी समझ आ गया ठीक है, मैंने आपको कहा कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मेरे पास x है और ये y है, ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट जब किया तो मैंने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले। अब आप ये देखो कि मैंने एंगल यहाँ पे बनाया, पिंक से एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो जब पिंक से एंगल ड्रॉ ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्स एक्सिस के साथ है ना एंगल। यस जी मैम। ठीक है, तो ये आपका एक ए एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक ए वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अब ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं पिंक से बना देती हूँ। अगर मैं ये पिंक वाला एंगल यहाँ पे बनाऊँ ना तो ये सेम यही डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एम जी साइन नहीं होगा, एम जी कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है, आपके पास एंगल यहाँ पे बना दिया उन्होंने। ये जो ये वाला एंगल है ना ग्रीन वाला, वो उन्होंने जी वाई के साथ बना दिया। तो जब उन्होंने वाई के साथ बनाया तो आपके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो आपके पास पोर्शन है ना, अब क्लियर हुई है बात? यस यस फिर मैम। फिर ये वाला जो यस पार्ट है ना मैम। ये बन जाएगा कॉस का, और ये वाला पार्ट किसका बन जाएगा, साइन का। ये साइन बन जाएगा और ये कॉस बन जाएगा। अब समझ आई बात? यस मैम। जी यस मैम। तो यस अब मैम। इसको ना अब कंपेयर कर लें दोनों डायग्राम्स को। ये जो पिंक वाला एंगल है ना, अगर तो पिंक वाला हम यहाँ पे बनाते ना तो फिर यहाँ पे आना था कॉस और साइन। लेकिन उन्होंने ग्रीन वाला एंगल बनाया हुआ है किसके साथ, वाई के साथ, नेगेटिव वाई के साथ। तो अब आपका वो जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब क्लियर है ये बात कि यस कंफ्यूज हो जी गए इसमें? Yes, ma'am. ठीक है, नहीं तो मैम बेसिक समझ आ गया अभी भी कंफ्यूज है? में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि फिर नो वाई वाला जो मैम। हम एक्स कंसिडर करेंगे और एक्स वाला जो है हम वाई कंसिडर करेंगे। ये देखो ना, ये मैंने ये जो ग्रीन से बनाया है ना, आप इसको इस वाली डायग्राम के साथ कंपेयर करो। उन्होंने एंगल ग्रीन वाली साइड पे बनाया है ना, यस। मतलब एंगल बनाया है वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है। तो जब वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर गया, यहाँ पे उसका जो बेस है वो कॉस बन गई और वो साइन बन गया।
मैं कह रही हूँ कि अगर कोऑर्डिनेट हमारे शिफ्ट किया, पास ठीक है। अगर हमारे पास पिंक वाला एंगल Okay, होता ना, ma'am. अगर वो पिंक वाला एंगल बनाते तो फिर हमारे पास वही स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी थी mg cos ऑफ थीटा और m sin ऑफ थीटा वाली। ठीक है, जी मिरर इमेज हो गया है। ये मिरर, ये जैसे आप अपने एक्सेस जो है ना शिफ्ट करते हो ना, बेसिकली ये वो टेक्निक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? okay yes अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आपने जो है जितनी फोर्सेस वाई एक्सिस पे लग रही हैं उनको कंबाइन कर देना है, और जितनी फोर्सेस एक्स पे लग रही हैं उनको कंबाइन कर देना है। वाई पे जो दो फोर्सेस हैं वो mg cos ऑफ थीटा है और नॉर्मल की है, और जो एक्स पे लग रही हैं वो एक तो आपके पास एक्सेलरेशन वाली है और एक mg sin ऑफ थीटा वाली है। अब आप ये देखो, जो मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि जब हमने रिजल्टेंट निकालना होता है तो डेफिनेटली एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है। ऐसे ही बताया था ना? yes ma'am. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, जितनी भी फोर्सेस जो हैं वो वाई पे एक्ट कर रही हैं उनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। और जितनी भी फोर्सेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब जो y है उस पे दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक नॉर्मल की लग रही है और एक कौन सी लग रही है, mg cos ऑफ थीटा। अब दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो मतलब मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ n इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको? Yes, ma'am. जी ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब मैं mg cos ऑफ थीटा को नॉर्मल में से माइनस करूंगी तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात? yes ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो एक्स एक्सिस की फोर्सेस है ना, वो दोनों आपके पास जो है ना वो उनके साथ उन्होंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। उन्होंने एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव साइन लगाया हुआ है और उन्होंने mg साइन ऑफ थीटा के साथ भी नेगेटिव साइन लगाया है। उन्होंने नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि वो x प्राइम में और y प्राइम में है। क्योंकि वो कहाँ पे है, वो x, वो x नेगेटिव एक्स prime वाली डायरेक्शन में है। yes ठीक है, ये भी आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी कहाँ पे है, नेगेटिव। ये नीचे इन्होंने negative लिखा हुआ है द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन इज इन द एक्स डायरेक्शन हैव अ नेगेटिव साइन बिकॉज दे पॉइंट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। समझ आ गई ये बात? जितनी भी फोर्सेस वाई पे एक्ट करी उनको कंबाइन कर लिया और जितनी भी फोर्सेस जो है वो एक्स पे एक्ट करी उनको कंबाइन कर लिया। समझ आ गई ये बात? yes ma'am ठीक है, तो बेसिकली जब आप इंक्लाइन प्लेन से चीज मूव कर रहे होते हैं ना तो ये सारी फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही होती हैं। क्लियर हो गया? अभी भी अगर किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लें। मैम कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वाई प्लेन पे? ये देखो ना, एक तो ये जो मैंने ग्रीन से नहीं सर्कल बनाया हुआ नजर आ रहा है, ये देखो, एक ये नॉर्मल वाली फोर्स है और एक ये mg cos ऑफ थीटा वाली। ये वाई पे ही है ना दोनों? नॉर्मल वाली पॉजिटिव वाई पे है नॉर्मल और वाली mg, फोर्स बॉक्स की टेंशन की। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल वाली फोर्स जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की है और जो mg cos ऑफ थीटा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की है। तो दोनों वाई की हुई ना, और एक्स पे एक ही लग रही है। और x पे दो हैं। ये एक्सेलरेशन वाली भी तो है, जी ये देखो ना, ये एक्सेलरेशन है। तो जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं तो वो क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। डेफिनेटली बॉक्स है तो उसका मास तो होगा। Yes, ma'am. ठीक जी है, तो एक तो आपके पास ये आ गई ना एम ए और यस दूसरी आ मैम रही हो है गया। mg साइन ऑफ थीटा। आप समझ आइए बात? जी जी मैम ठीक है, और दोनों के साथ नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों जो है वो यस मैम ठीक है। डायरेक्शन की तरफ। negative जी ठीक है, yes मैम समझ आ गया, क्लियर हो गया? जी मैम yes ma'am अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो क्या आ जाती है, रोटेशन आ जाती है। ठीक है, रोटेशन अबाउट अ पिवट। ठीक है, वही टॉर्क की एग्जांपल है आपके पास, डिस्क्राइबिंग अ रोटेशन। रोटेशन अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज टर्न्ड अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास रोटेशन जो है वो बेसिकली उन्होंने डिग्रीज आपको बता दी है। ठीक है, अगर हाफ टर्न है तो वो भी रोटेशन है। ठीक है, अगर 1/4 टर्न है तो वो भी रोटेशन है, 3/4 टर्न है तो ये भी आपके पास क्या है, रोटेशन है। अगर इसको हम एक्सिस से ड्रॉ करें ना तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, Yes, ma'am. सेकंड में कितना होता है, 180. 180, थर्ड में 270. 270 270 और थर्ड और जो लास्ट है 360 360. 360। ठीक है।
अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पास अगर कोई भी चीज जो है वो रोटेट करती है ना एट द एंगल ऑफ 90, दैट इज रोटेशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास रोटेट करे एट 180, वो भी क्या है, रोटेशन है। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न करते हैं 3/4, 270 तक जाता है, तो वो भी क्या है, रोटेशन है। रोटेशन। 360 वाली भी रोटेशन होगी, यस मैम, वो भी होगी। वो कैसे वो वन रोटेशन, वो तो वापस आ वन जाएगी कंप्लीट रोटेशन होगी। वो आपके पास कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी, वो भी रोटेशन है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अगर ऑब्जेक्ट 90 के एंगल पर टर्न कर रहा है वो भी रोटेशन में आएगा, अगर आपके पास जो है वो 180 से टर्न कर रहा है वो भी रोटेशन में है। ठीक है, अब रोटेशंस बेसिकली जो है ना, जी जी मैम 90 पर रोटेशन मतलब सुना। ये देखो ना, आपके पास 90 के एंगल तक अगर मैं मूव करवाऊं कोई ऑब्जेक्ट, लेट सपोज यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ, रोटेशनल इफेक्ट तो है ना। यस यस यस। ठीक है, तो ये आपके पास वो उस एग्जांपल्स आ गई रोटेशन की। अब रोटेशंस बेसिकली कौन कौन सी होती है, एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सीधे डायरेक्शन में जाती है और एक और एक उल्टी। ऑफ मतलब कि ऊपर एक ऑपोजिट, फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। एक फॉरवर्ड होती है, एक बैकवर्ड होती है। अच्छा, बेसिकली फिजिक्स में ना क्लॉकवाइज जो है ना वो यूजुअली इंडिकेट की जाती है नेगेटिव के साथ। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो पॉजिटिव के साथ। ये नोटेशन पता है? हमें पहले नहीं पता था, अब पता। ठीक है, क्लॉकवाइज फिजिक्स में जब आपने स्टडी करना है तो क्लॉकवाइज में आपके पास जो है ना वो एक नेगेटिव साइन आता है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं आता है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस साइन आता है। ठीक है, ओके मैम। अब अच्छा उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, उन्होंने कहा बताएं इनमें से आपके पास रोटेशन की डेफिनेशन पे कौन कौन सी जो है ना वो फॉल करती है। अच्छा जी, अगर हम डोर ओपन करें तो ये रोटेशन है, Yes, ma'am. ये यस रोटेशन, Yes, ma'am. क्या जी ये रोटेशन होगी। वॉकिंग अपस्टेयर्स, नो नो नो। नहीं ये रोटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, राइडिंग अ फेरिस व्हील, यस ये भी। ये भी रोटेशन हो सकती है। बेंडिंग योर आर्म, यस मैम, यस मैम, वो भी ठीक है। रोटेशन। ओपन योर माउथ, यस यस ये भी रोटेशन है। ये भी रोटेशन। आपकी रोटेशन है। नहीं। ओपनिंग अ ड्रॉर, यस No. नो 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 भी है, नो नो नहीं नो हो सकती। ठीक है, ड्रॉ नहीं। अच्छा ये ओपनिंग ऑफ माउथ जो है इसको मैम एक्सप्लेन, नहीं है, मैम नहीं है रोटेशन। मैम ये भी हो करके सकती है। देखती हूँ। मैम ये नहीं हो सकती। अच्छा इसको एक्सप्लेन तो करें ना, कि आप ओपन मैम अपना टी माउथ ओपन करें, रोटेशन कितनी आ रही है, फिर किस एंगल की आ रही है, मैम 90 डिग्री पे आ मैम रही है टीएम की जॉइंट जॉइंट से। में Yes, रोटेशन ma'am. बनती है। क्या बनती है? मैम टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट में रोटेशन बनती है जब वो ओपन होता है, क्लोज होता है। हम्म, तो बेसिकली जो दो आपके पास है ना, ये स्टेयर्स वाली और एक ये वाली, ये आपके पास जो है ना रोटेशन की डेफिनेशन पे फॉल नहीं करती। ठीक है, यस समझ मैम। आ गई ये बात? अगर इस तरह की एग्जांपल्स आ जाए तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना रोटेशन और नॉट यस मैम, रोटेशन। यस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, अ पॉजिटिव रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपके पास जो है वो किसी भी रोटेशन के साथ प्लस साइन आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी। ठीक है, अगर किसी के साथ जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, जैसे कि यस रोटेशन मैम। ऑफ 60 डिग्री, अब यहाँ पे प्लस है तो ये कौन सी रोटेशन हुई, एन एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। अब अगर वो कह रहा है रोटेशन ऑफ -90, तो ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज। बस ये याद कर लें, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। लगाना चाह रहे लगा ले, नहीं लगाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा आप लोगों का तो सारा ही लेक्चर कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है कि आपके पास अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर एंगल 30 है, ठीक है, एक उस पे जो है वो नॉर्मल की फोर्स एक्ट करेगी, एक उस पे जो है वो वेट की फोर्स एक्ट करेगी, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, Yes, ma'am. इसको कर यस सकते हैं, मैम, कर सकते हैं। इसका एक एक्स कंपोनेंट निकलेगा और एक इसका जो है वो वाई कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, वही चीज जो है उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, अभी आगे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, रोटेशन की ही एग्जांपल्स है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस जो है वो, फर्स्ट केस में देखो उन्होंने कहा एंगल ऑफ अटैचमेंट इज लेस देन 90, ये रोटेशन में आ सकता,
यस मैम रोटेशन है। यस रोटेशन। मैम, अच्छा फिर आगे जो रोटेशन आया, तो होगी। ठीक है रोटेशन है आपके पास। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वो कह रहा है एंगल ऑफ अटैचमेंट इज ग्रेटर देन 90, ये है रोटेशन? यस यस, मैम। ये भी ये रोटेशन, रोटेशन है। मतलब कि आपके पास मैम किस तीनों क्वाड्रेंट में आ रोटेशन रहा है? है। 180 में आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाली में 180 वो 90 ये तक भी है तो होगा, वो वो भी कंप्लीट 90 रोटेशन है। रोटेशन। 90 है। वो 90 है 1/4 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है गैस 2/4, यस ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 3/4, ऐसे ही। यस मैम। तो यस, ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास क्या आ गई? रोटेशन में आ गई, रोटेशन है। ठीक है। तो अगर ये डायग्राम तो जिस तरह की आ जाए तो वो भी आप कर ही लोगे, यस ठीक है। चलें लेक्चर आपका एंड हो गया, मैं इसको जो है ना वो LMS पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट शुरू ओके करा दूं? मैम। टाइम नहीं